ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों का लेटर राइटिंग, जो पहला टॉपिक हम लोगों ने बीसीआर के अंदर देखा वो था लेटर राइटिंग, जहां पर हमने 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स देखे थे, यस और नो। सबके सबसे पहले तो हमने फॉर्मेट देखा था। टाइप्स ऑफ लेटर्स देखने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स का कैसा होना चाहिए, बिजनेस लेटर्स का कैसा होना चाहिए, वो एक फिक्स फॉर्मेट देखा था जो आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए, जो लर्न होना चाहिए आपको, क्योंकि फॉर्मेट के आपको मार्क्स 2 मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स देखे हम लोगों ने, और फिर साथ में हमने बहुत सारा प्रैक्टिस भी ऑलरेडी कर लिया है। सो आई थिंक वी आर in good enough position to write many letters and finish them in time, approximately not more than 5 minutes। जो आपको फॉलो करने के बाद जो भी मैंने लेक्चर में आपको बताया है, समझा है, जो रूल्स बताए हैं, जो भाषा बताई है, कौन सी भाषा यूज होनी चाहिए, अगर आप उसको सीरियसली फॉलो करेंगे तो 5 में से आपको 4 मार्क हमेशा मिलेंगे। 4 मार्क मैटर्स अ लॉट। 196 और 200 में 4 मार्क का ही फर्क है। तो एक लेटर आपका जो पास और फेल के बीच में डिफरेंस है वो बना सकता है, या तो आप फेल हो या तो आप पास हो। तो एक लेटर उसमें आपका बहुत सारा हेल्प कर सकता है, राइट। टुडे वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, विच इज सर्क्यूलर्स। प्लीज सब लोग अपने बुक में नया पेज, नया डेट, नया टॉपिक, सर्क्यूलर्स ये लिखेंगे। टॉपिक नंबर 2 इज सर्क्यूलर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में सर्कुलर आ गया तो अपने बल्ले बल्ले हो जाएंगी। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मेट नहीं है, ज्यादा लिखना भी नहीं है हम लोगों को। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर्स। प्लीज राइट डाउन सर्कुलर्स। ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग। लेटर में हम लोग कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे, कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे थे, यस और नो। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट कर रहे थे क्या नहीं हम लोग, या तो वो अपने क्लाइंट्स से या तो वो अपने वेंडर्स थे। हम जिनके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे थे वो आउटसाइड पार्टीज थी, आउटसाइड एंटिटीज थी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई एंटिटी था। सिंपल बात है, उसके लिए हमने ऑफिशियल लेटर लिखा। लेकिन कभी कभी मुझे मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ बात करने का है, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, कुछ अनाउंसमेंट करना है। हो सकता है मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को, या मैं ओनर हूं, डायरेक्टर हूं, मैनेजर हूं, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, विच इज इंटर डिपार्टमेंट या इंट्रा डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर या बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। ऐसे केस में हम लोग यूज करेंगे सर्कुलर्स का। हम लोग काय का यूज करेंगे, सर्कुलर्स का यूज करेंगे। कभी इस लाइफ में सर्कुलर्स देखे क्या, किधर याद करके जरा बताओ, सोच के जरा मुझे। स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड के ऊपर सर्कुलर्स लगते थे क्या नहीं लगते थे? यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। एक जगह पे सर्कुलर लगा दिया, एक सर्कुलर से कई सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच गया था क्या नहीं पहुंच गया था? बहुत ज्यादा बातें लिखने का जरूरत था क्या उसमें? जो डेट ऑफ सर्कुलर रहेगा, जो सर्कुलर जिस टॉपिक पर रहेगा वो टॉपिक का टाइटल वगैरह रहेगा, और 2 लाइन 4 लाइन के अंदर वो बात रहेगा, जो भी अनाउंसमेंट रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा। स्कूल में जनरली सर्कुलर्स होते थे कमिंग हॉलीडे के बारे में, या कोई टाइम टेबल चेंज होगा, या कोई डेज का सेलिब्रेट होगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ सर्कुलर्स हुआ करते थे। यस और नो। फॉर्मल कम्युनिकेशन था, ऑफिशियल कम्युनिकेशन था। आपके स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, क्लास टीचर वगैरह ने डिसाइड करके वो आपको दिया हुआ है। तो इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। उस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं सर्कुलर्स। अगर आप लोग हाउसिंग सोसाइटीज में रहते होंगे तो हाउसिंग सोसाइटीज में भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, लिफ्ट के बाहर नोटिस बोर्ड वगैरह लगे हुए रहते हैं, तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन वहां से किया जाता होगा। नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपकाया रहता है, कभी आपको व्हाट्सएप वगैरह या मेल के ऊपर भी इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो वहां पर हम लोग इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप ऑफ लोगों के लिए लागू होता है। वहां पर हम लोग यूज करते हैं सर्कुलर्स का। ये समझ में आया? बहुत ही इजी मेथड है कम्युनिकेशन का, शॉर्ट फॉर्मेट है कम्युनिकेशन का। जैसे लेटर भी एक कम्युनिकेट करने वाली बात है, लेकिन वो आउटसाइड एंटिटी के लिए यूज होता है और बड़ा लेंदी रहता है।
ये इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट है, क्रिस्प है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा। अभी क्या अनाउंसमेंट रहेगा, क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, चेंज इन टाइम के बारे में रहेगा या अपकमिंग इवेंट के बारे में रहेगा, कोई एक इसी तरीके से कुछ अनाउंसमेंट होगा, राइट, जो एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पर लागू हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग लिखते हैं सर्कुलर्स। यहां तक समझ में आया सर्कुलर्स कब लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं? अभी हम लोग देखेंगे सर्कुलर्स का फॉर्मेट। आप लोग लिखेंगे टाइटल फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर्स। अगेन फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं फॉर्मेट के। फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर्स प्लीज। आप जब आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, ये आपका कॉलम है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक कॉलम ड्रॉ कर देता हूं, मार्जिन है आपका। यहां पर आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे विद द सर्कुलर नंबर। सर्कुलर नंबर आप ऐसा कुछ तो भी 1 2 3 लिख सकते हो, कोई भी एक इमेजिनरी सर्कुलर नंबर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर पेज। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फॉर्मेट भूलना नहीं है। सर्कुलर्स का फॉर्मेट बहुत इजी है, मार्क्स देकर जाने वाला है। सर्कुलर नंबर हो सकता है ना, पहला सर्कुलर हो, दूसरा हो, 8वां हो, 10वां हो, सर्कुलर नंबर देना जरूरी है। फिर डेट ऑफ सर्कुलर, उसी के सामने राइट हैंड कॉर्नर में, फॉर एग्जांपल आज डेट है 23 सितंबर 2021, डेट देना जरूरी है। कब का सर्कुलर है, कब अनाउंस हुआ है, जुना है, पुराना है, नया है, लेटेस्ट है, इसीलिए डेट होना जरूरी है क्या नहीं है? सर्कुलर नंबर के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में राइट हैंड कॉर्नर में आप डेट लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कुलर नंबर, उसी के सामने राइट हैंड साइड में आपका डेट रहेगा। ये समझ में आया? देन वी विल लीव अ लाइन, ये लाइन आपने लीव किया हुआ है, और यहां पर टाइटल ऑफ द सर्कुलर, पेज के बीच में आप टाइटल लिखोगे। जैसे टाइटल होगा चेंज इन टाइम, हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? तो आपका टाइटल क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम। टाइटल जनरली आपको कहां से मिलेगा? आपके क्वेश्चन से मिलने वाला है। 2 या 3 वर्ड का टाइटल रहना चाहिए, पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे बच्चे लोग, टाइटल के अंदर पूरा सेंटेंस लिख के आ जाते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। 3-4 वर्ड मैक्सिमम आपका टाइटल रहेगा, जो आपके पेज के सेंटर में आने वाला है। यह समझ में आया? देन अगेन वी विल लीव अ लाइन। फिर यहां से आपका सर्कुलर स्टार्ट होता है, जो जनरली हो सकता है, नॉट नेसेसरीली, इन 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा, नॉट नेसेसरी 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, जनरली 3rd पैरा। अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं 3 पैराग्राफ क्यों कर रहे हैं हम लोग। सॉरी, मैं एक चीज भूल गया हूं, वो ऊपर लिख देता हूं, आप लोग भी कर सकते हो। जस्ट टाइटल के बाद लाइन लीफ जब आप करेंगे तो सर्कुलर किसके लिए एड्रेस किया गया है उनका नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जो सर्कुलर्स बढ़ते थे, अनाउंसमेंट होते थे, कभी कभी चेंज इन टाइम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए होता था, यस और नो, तो बताना पड़ेगा कौन से स्टूडेंट्स के लिए, फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाँ या ना। तो एड्रेस किया गया है कि सर्कुलर किसके लिए बनाया गया है, किस पर लागू हो रहा है, तो अपने को एड्रेस ही लिखना पड़ेगा वहां पर। आप वो सर्कुलर किसके लिए बना रहे हो, वो इंफॉर्मेशन किसके लिए है, वो अपने को लिखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर फॉर एंड, यहां पर जिसके लिए भी आप सर्कुलर वो छाप रहे हो, बना रहे हो, लिख रहे हो, वो यहां पर लिखना पड़ेगा। फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, फॉर द स्टाफ, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th, फॉर द सीए फाउंडेशन बैच। जैसे अपन ने बैडमिंटन का इवेंट किया था, सिर्फ सीए और सीएमए फाउंडेशन के लिए था, यस और नो, तो उसका टाइमिंग वगैरह 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के लिए लागू होने वाला है क्या? तो फिर अगर मैं सर्कुलर निकाल रहा हूं तो सर्कुलर पे मैं मेंशन करूंगा फॉर सीए एंड सीएमए बैच, यस और नो। तो इट इज एड्रेसिंग द ग्रुप ऑफ पीपल जिसके लिए अपन ने वो इंफॉर्मेशन, वो सर्कुलर बनाया हुआ है, तो वो हम लोग यहां पर लिखेंगे। आपने टाइटल के बाद लाइन लीव किया हुआ है, फिर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपने फॉर
एंड यहाँ पर फॉर के सामने मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ब्लैंक रखा हुआ है, यहाँ पर जिसके लिए भी आप वो सर्कुलर लिख रहे हो उनका ग्रुप का नाम आएगा। फॉर ऑल एम्प्लॉयज, फॉर एम्प्लॉयज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर ऑल द क्लास टीचर्स, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर अगेन यू विल लीव अ लाइन फॉर के बाद, एंड फिर आपके ये तीनों पैराग्राफ्स आएंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं फॉर लिखना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। यहां तक समझ में आया है फॉर्मेट? किसी को कुछ डिफिकल्टी है? कैसे स्टार्ट किया अपन ने? लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या लिखा है? सर्कुलर नंबर, कोलन डाला है, सामने कुछ तो भी इमेजिनरी नंबर अपने को देने का है। फिर उसी के एग्जैक्टली सामने राइट हैंड कॉर्नर पर आपका डेट का फॉर्मेट भी देख लीजिए। इसी फॉर्मेट में आप डेट लिखने वाले हो। देन यू विल लीव अ लाइन एट द सेंटर ऑफ द पेज, आप टाइटल लिखोगे, 2-4 वर्ड्स में टाइटल रहेगा जो आपको क्वेश्चन से मिलने वाला है। फिर अगेन यू विल लीव अ लाइन, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आपका सर्कुलर स्टार्ट होता है, जहां पर आप जिसको एड्रेस कर रहे हो वो सर्कुलर, वो इंफॉर्मेशन जिसके लिए निकाल रहे हो वो ग्रुप का वहां पर नाम रहना चाहिए। फॉर डैश, आपको वो लिखना पड़ेगा। फॉर हुम, आप किसके लिए वो सर्कुलर निकाल रहे हो वो लिखना पड़ेगा। देन अगेन यू विल लीव अ लाइन। फिर हमारे 3 पैराग्राफ चालू हो जाते हैं, पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। नेसेसरी नहीं है आप 3 पैराग्राफ लिखोगे, मैं सिर्फ 3 पैराग्राफ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले आपको लिखना क्या क्या है, इसलिए हम 3 पैराग्राफ बना रहे हैं। एज यूजुअल तीनों पैराग्राफ के बीच में आप हमेशा क्या करने वाले हो? एक लाइन लीव करने वाले हो, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान से अभी यहां देखेंगे पैराग्राफ्स में क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा पैराग्राफ नंबर 1 है, ये सब चीजें थोड़ा सा रब कर देता हूं, थोड़ा सा नीट एंड टाइडी बना देता हूं, समझने के लिए आसान हो जाएगा सब लोगों को। टाइटल के बाद लाइन लीव किया है, फॉर whom यू आर एड्रेसिंग, इसके बाद लाइन लीव किया है। फिर हमारा फर्स्ट पैरा, लीव अ लाइन, सेकेंड पैरा, सॉरी देन अगेन लीव अ लाइन, और फिर मेरा थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में इट इज द अनाउंसमेंट। This is to inform all students of CA and CMA Foundation that we are arranging या we are organizing a badminton tournament on the 26th of September. Full stop. मतलब आपने एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में जो अनाउंसमेंट है वो यहां पर लिख दिया है, किसको एड्रेस कर रहे हो वो वापस से लिखा है, एंड क्या इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट में एक सेंटेंस में आपने एक्चुअल अनाउंसमेंट जो है वो यहां पर दे दिया है पैराग्राफ नंबर 1 पे। जैसे लेटर में अपन इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर लिखते थे, यहां पर रीजन फॉर सर्कुलर लिखने का है, इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है। दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू अनाउंस, दिस इज टू मेक यू अवेयर, जो भी चीज हमारा रहेगा कि हम एक्चुअल अनाउंसमेंट क्या कर रहे हैं सर्कुलर के अंदर। 1 लाइन 2 लाइन, सर्कुलर आपका बहुत शॉर्ट रहने वाला है, ये ध्यान रखो। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल्स में आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन टूर्नामेंट है तो उसका वेन्यू, उसका टाइमिंग, यस और नो, थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए क्या नहीं चाहिए हमको, तो वो पैराग्राफ नंबर 2 में 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में उधर आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो, टेबल यूज कर सकते हो, बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो। एंड फिर पैराग्राफ नंबर 3 में इससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट इन द सेंस कि एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, winners will be felicitated, yes or no, lots of gifts to be won, ऐसा कुछ। या अगर कुछ फॉलो नहीं करेगा तो पेनल्टी होने वाला है भैया, कोई लेट आया काम पर तो उसका पगार कट होने वाला है, उसको काम पर स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे चेंज इन टाइम ऑफ द ऑफिस अपन ने अनाउंस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने अनाउंस कर दिया कि मेरे स्टाफ को 9 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा काम पर, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि अनाउंसमेंट क्या है, न्यू टाइम टेबल, न्यू टाइमिंग, न्यू ऑफिस रिपोर्ट टाइमिंग। फिर यहां पर पूरा डिटेल्स, बाबा 9 बजे आना पड़ेगा, ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक, शाम को छुट्टी इतने बजे होगा, संडे को हॉलीडे रहेगा। और फिर लास्ट पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू बी ऑन टाइम, इफ नॉट स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। तो यहां पर वो क्लोजर आ गया, अनाउंसमेंट से रिलेटेड क्लोजर। बाबा ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया बैडमिंटन टूर्नामेंट है सारे एम्प्लॉयज के लिए, तो द मैनेजमेंट विल बी हैप्पी टू सी मेनी मेंबर्स या मेनी एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट, लेट्स एंजॉय द इवेंट। इस तरीके से क्लोजर कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं?
सिंपल बात है। तो वो क्लोजर एक सेंटेंस में, वन सेंटेंस ओनली मैक्सिमम, या 2 सेंटेंस कभी कभी, नॉट मोर देन दैट, आपका क्लोजर रहेगा। ये समझ में आया? पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3। पैराग्राफ नंबर 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग? अनाउंस कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में दे रहे हैं, जिसको भी एड्रेस कर रहे हैं वो। सेकेंड पैराग्राफ में मतलब उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स लगता है अपने को, तो वो डिटेल्स वहां पर आएगा। थर्ड पैराग्राफ में देयर इज अ क्लोजर, अनाउंसमेंट से रिलेटेड क्लोजिंग लाइन अपने को लिखनी है। इतना लिख सकता हूं, एक्सपेक्टिंग ऑल द एम्प्लॉइज टू फॉलो द न्यू टाइम टेबल। बस ये क्लोजर हो गया क्या? नहीं हो गया? एक्सपेक्टिंग ऑल द फाउंडेशन स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, क्लोजर हो गया। जरूरी नहीं कि बहुत सारा लिखने का अपने को, एक सेंटेंस मैक्सिमम 2 सेंटेंस, ज्यादा बात करने का नहीं है। यहां पर आपका सर्कुलर का मेन बॉडी जो है, तीनों पैराग्राफ जो है खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर किसने किया है, किसने दिया है, सर्कुलर किसने निकाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने निकाला है करण अग्रवाल, नेम ऑफ द पर्सन, यहां पर आएगा नेम ऑफ द पर्सन जिसने सर्कुलर निकाला है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ही एक लाइन लीव करके यहां पर नेम जिसने सर्कुलर निकाला है, उसके नीचे उसका पोस्ट, उसका पोजीशन, उसका डेजिग्नेशन, जैसे यहां पर आएगा करण अग्रवाल, नीचे आएगा मालक। नेम ऑफ द पर्सन एंड डेजिग्नेशन जिसने भी सर्कुलर निकाला है। यह समझ में आया? यहां पर आपका सर्कुलर एंड हो गया, खत्म हो गया विषय। इतना सोपा, इतना छोटा, इतना इजी, कोई भी टाइम लगने वाला नहीं है। अगर मेरे बच्चे लेटर 4 और 5 मिनट में लिख रहे तो सर्कुलर तो 3 ही मिनट में लिख के बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल भी टाइम लगने वाला चीज नहीं है। फिर से एक बार फॉर्मेट देखेंगे। सर्कुलर में लेफ्ट हैंड साइड में यू विल ऑलवेज गिव अ सर्कुलर नंबर, नंबर आपका इमेजिनरी रहेगा, 1 2 3 4 दे दो। ऐसा मत सोचो यार मैंने बहुत सिंपल वाला दे दिया, एग्जामिनर मार्क्स कट कर देगा। ABCD लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर को सर्कुलर नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो लिखना जरूरी है। फिर उसके सामने डेट, जिस डेट पर आप लिख रहे हो एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेपर, ये आपका पेज है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप सर्कुलर लिखने वाले हो, यही फॉर्मेट रहने वाला है। फिर एक लाइन लीव करने के बाद बीच में आप टाइटल लिखोगे, जो सर्कुलर का अनाउंसमेंट है, जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, नॉट मोर देन 3 to 4 वर्ड्स, 3 to 4 वर्ड्स ओनली। देन यू विल अगेन लीव अ लाइन, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप स्टार्ट करोगे सर्कुलर। आप जिसको सर्कुलेट कर रहे हो इंफॉर्मेशन, जिसको एड्रेस कर रहे हो, फॉर उसके सामने उनका नाम, हर एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखते बैठेंगे, फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, फॉर एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, फॉर ऑल द क्लास टीचर्स। इस तरीके से हम लोग एड्रेस करेंगे। फिर पैराग्राफ नंबर 1 इज योर अनाउंसमेंट, जिसके बारे में आप सर्कुलर लिख रहे हो। दूसरे पैराग्राफ में उस अनाउंसमेंट से रिलेटेड डिटेल्स, जो भी डिटेल्स, 2-3 ही पॉइंट रहने वाले, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेटर रहने वाला नहीं है। और लास्ट में एक क्लोजर आपका थर्ड पैराग्राफ में 1 या 2 सेंटेंस में मैक्सिमम। उसके नीचे एक लाइन लीव करके जिस पर्सन ने सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट किया है, लिखा है, उसका नाम और उसका पोजीशन, डेजिग्नेशन अगले लाइन पर समाप्त। यहां पर आपका सर्कुलर एंड हो जाता है। इज दिस वेरी क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड? जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में बैठे हैं, आप लोगों को डाउट है क्या बेटा? चलो फटाफट। आई होप सबने ये फॉर्मेट लिख लिया है, ये छाप लो दिमाग के अंदर। सर्कुलर आया, बस मार्क्स मिल जाएंगे अपने को। एकदम इजी टॉपिक है। इंटर डिपार्टमेंट या इंट्रा डिपार्टमेंट, मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन अगर देने का है, कुछ भी अनाउंसमेंट करने का है, तो हम क्या करने वाले, एक सर्कुलर बनाने वाले हैं। लेटर्स जनरली आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन है, सर्कुलर्स इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन है। इज दैट क्लियर? चलो, वी हैव अ सैंपल सर्कुलर विद अस, हमारे मॉड्यूल में दिया गया है, तो उस सैंपल को पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, हियर इज अ सैंपल सर्कुलर इन फ्रंट ऑफ अस। ध्यान से देखेंगे यहां पर।
ये एक हमारे लिए मॉडल सॉल्व किया हुआ है इंस्टीट्यूट के बुक के अंदर, तो हम लोग बोर्ड के अंदर बोर्ड पर देखेंगे, ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ पर देखो कितना क्रिस्प, कितना क्लियर शॉर्ट बनाया गया है। सर्कुलर नंबर, ये सर्कुलर नंबर कितना है बोल सकते हैं क्या? 21 है। ये x एक 10 है, ये दूसरा एक x 10 है और ये 1 है, 21 झाले है। वेरी गुड। डेट दिया हुआ है, फॉर्मेट देखिए प्लीज डेट का, 7 दिसंबर 2016। ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, यहाँ पर ये राइट हैंड कॉर्नर पर एक लाइन लीव किया हुआ, बीच में ऑफिस वर्किंग आवर्स। ये आपका टाइटल हो गया क्या? नहीं हो गया? हो सकता है कि एचआर मैनेजर सारे के सारे एम्प्लॉयज को ऑफिस आवर्स के बारे में, टाइमिंग के बारे में कुछ अनाउंसमेंट कर रही होगी। सिंपल है। लेट्स सी। एड्रेस किया हुआ है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। ये वो हो गए जिनके लिए हमने सर्कुलर लिखा हुआ है, हाँ या ना? तो फिर बाकी लोगों को पढ़ने की जरूरत है क्या? वो यहां से समझ में आ गया। ठीक है। दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द ऑफिस टाइमिंग्स दैट हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय द एम्प्लॉइज। ऑफिस टाइमिंग टॉपिक कौन सा है? ऑफिस टाइमिंग। जो कौन करने वाले फॉलो? ऑल द एम्प्लॉइज। बीइंग एन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, केपीओ या बीपीओ का काम रहेगा इनकी कंपनी का, वी मेंटेन अ डिफरेंट शेड्यूल ऑफ वर्क आवर्स एज कंपेयर टू नॉर्मल, क्योंकि हम दूसरे देशों के लिए काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग दूसरे कंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आउटसोर्सिंग होता है। इंडिया की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो इंडिया का जो टाइमिंग है उस हिसाब से 9 to 5, 9 to 8 का काम रहेगा, येस और नो। लेकिन हम लोग दूसरे कंट्री के लोग कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। सो वी मेंटेन अ डिफरेंट शेड्यूल। It is a sincere request to all the employees to follow office timings as per mentioned guidelines catering to the US work time। यहाँ पर उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि there is a new timetable। पैराग्राफ नंबर 2 ध्यान से देखो, उनने एक फॉर्मेट यूज किया है, बुलेट पॉइंट्स यूज किए हुए हैं। वर्किंग आवर्स 6 PM to 2 AM, सैटरडे एंड संडे ऑफ, मील ब्रेक फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM। ये PM होना चाहिए, एक्चुअली इन्होंने ये गलत किया हुआ है। यहाँ पर इसने इसको पैराग्राफ नंबर 2 पूरा का पूरा डिटेल्स दे दिया है, क्या नहीं दे दिया है? यहाँ पर अनाउंस किया है देयर इज अ न्यू टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द यूएस, क्योंकि यूएस क्लाइंट है तो उसके हिसाब से न्यू टाइम टेबल है। सेकेंड पैराग्राफ में पूरे के पूरे डिटेल्स, एक फॉर्मेट यूज किया है, बुलेट पॉइंट्स बना दिए। पैराग्राफ नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, डिफॉल्टर्स मतलब जो फॉलो कर रहे नहीं है, will be liable for explanation and strict action will be taken against repeated defaulters. In case of emergency or any other exigency, kindly notify the respected heads within 24 hours. सिमरन थलरेजा, मैनेजर HR, यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गया। पैराग्राफ नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इमरजेंसी और एग्जिजेंसी काइंडली नोटिफाई द रिस्पेक्टेड हेड्स। नहीं मानते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। एक या दो सेंटेंस में क्लोजर हमको करना जरूरी है, क्योंकि HR मैनेजर, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट आपको लेटर लिख सर्कुलर लिख रही है, तो शी हैज दैट अथॉरिटी। वो आपको ये बोल सकती है कि तुमने मेरा बात नहीं माना तो तुमको काम पे से निकाल सकती हूँ, या आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो पोजीशन है, उसका डेजिग्नेशन है, उसके पास वो अधिकार है। इसलिए उसने क्लियर वर्ड्स में 3rd पैराग्राफ में क्लोजर दे दिया है। इतना सा लिखने के लिए आपको हार्डली 3 मिनट्स लगने वाले, इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। लेकिन क्लैरिटी रहना चाहिए। क्या का क्लैरिटी रहना जरूरी है? आपका फॉर्मेट एक तो सबसे पहले, और उसमें 3 पैराग्राफ में आपको चीज़ें क्या लिखनी है। पहला पैराग्राफ क्या रहेगा? हमेशा आपका अनाउंसमेंट रहेगा। जो भी बात आप कर रहे हो उसका अनाउंसमेंट, जिसके लिए भी कर रहे हो उसका अनाउंसमेंट। उस अनाउंसमेंट से रिलेटेड डिटेलिंग आप 2nd पैराग्राफ में करने वाले हो, और 3rd पैराग्राफ में आप क्लोजर देने वाले हो, 1 या 2 सेंटेंस में बस, और कुछ बात नहीं करना है। ध्यान रखो, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा जा रहा है, तो हमको बहुत ज्यादा फॉर्मल यहां पर होने का, प्रोसीजर फॉलो करने का जरूरत नहीं है, जैसे हम फॉर्मल लेटर्स में करते हैं। सिंपल भाषा शॉर्ट में करने की है, ज्यादा बात इसमें भी हमको करनी नहीं है। कितना छोटा सा है, पूरे मार्क्स देकर जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें अपने। समझ में आया? एक सॉल्व करेंगे क्या? चलो एक सैंपल सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। नाही जमत असेल, नाही करायचं असेल असं, ओके, प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में से ले रहे हैं हम लोग।
एज द HR हेड ऑफ योर कंपनी, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप HR हेड हो आपके कंपनी के. ड्राफ्ट अ सर्कुलर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द एम्प्लॉइज informing them about certain changes in the dress code. Informing them about certain changes in dress code. You are the HR head of your company. आप एक सर्कुलर आपके सारे एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसमें आपका टॉपिक है यू आर इन्फॉर्मिंग देम अबाउट चेंजेस इन ड्रेस कोड. दिस इज योर टॉपिक. पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. क्वेश्चन लिख लिया है सब लोगों ने? क्लियर है क्वेश्चन सबको? चलो लेट अस ट्राई. पहले यहां पर बोर्ड पर साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग. चलो दिस इज आवर सॉल्यूशन. पहले मेरा सर्कुलर नंबर आएगा, यस और नो? सर्कुलर नंबर x1 लिख देता हूं मैं भी. सर्कुलर नंबर 21 याद है अपने को. आज का डेट लिखेंगे हम 23 सितंबर 2021. आई विल लीव अ लाइन आफ्टर दैट. टाइटल क्या रहेगा? चेंज इन ड्रेस कोड. फैंटास्टिक. चेंज इन ड्रेस कोड या न्यू ड्रेस कोड. चेंज इन ड्रेस कोड इज माय टाइटल. हाँ या ना? ध्यान देंगे यहां पे सब लोग पहले. उसके बाद हम लोग एक लाइन लीव करेंगे. हम लोग किसको एड्रेस कर रहे हैं? मैं HR हेड हूं, मैं लिख रहा हूं ये सर्कुलर, किसको एड्रेस कर रहा हूं? तो फिर यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एम्प्लॉइज. यहां तक मेरा फॉर्मेट का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है. अभी यहां से एक चैलेंज स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल बॉडी एक्चुअल कंटेंट आपको लिखना है. आप HR हेड हो ऑर्गेनाइजेशन के, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और आप एज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट यू हैव दैट राइट. आप लोगों को फॉलो करने के लिए अनाउंसमेंट करवा सकते हो. आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, जिसके लिए आपने एक अनाउंसमेंट लेटर लिखा हुआ, एक अनाउंसमेंट सर्कुलर किया हुआ है. तो हम लोग क्या चीजें लिख सकते हैं? ध्यान से बात को समझने की कोशिश करो. हमको खुद को इमेजिन करके बनाना पड़ेगा. फॉर्मल ड्रेस कोड हमको खुद को दिमाग में लाना पड़ेगा. अभी वहां पर क्या दिया हुआ है? चेंज इन ड्रेस कोड. तो हमको अभी एक ड्रेस कोड डिसाइड करना पड़ेगा. ड्रेस कोड एम्प्लॉयज के लिए रहते हैं. एम्प्लॉयज दो तरह के रहते हैं, मेल्स और फीमेल्स. तो दोनों के लिए ड्रेस कोड लागू करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा हमको? फिर ड्रेस कोड लागू करने के पीछे कुछ रीजन रहेगा क्या? यूनिफॉर्मिटी, फॉलोइंग अ सर्टेन डिसिप्लिन, यस और नो? ऑफिस मैनर्स, ऑफिस एटिकेट्स, ऑफिस एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड फॉलो करना जरूरी है. नहीं तो टोपी वोपी पहन के आगे कोई चड्डी वड्डी पहन के यहाँ पर हरी नीली गुलाबी वगैरह, तो ऑफिस का एनवायरनमेंट रहेगा क्या? आई वॉज वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था. वेरियस तरह के जॉब्स थे ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर मेरा जॉब क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स का था. ऑफिस जॉब था, व्हाइट कॉलर जॉब बोलेंगे उसको, कि एक डेस्क पर बैठने का जॉब था, जहां पर रिपोर्टिंग करना पड़ता था. बाहर के लोगों के साथ भी मेरा पूरा टाइम लेना देना रहता था, राइट. एंड बिकॉज आई वॉज यंग, थोड़ा सा अपने को स्टाइल वगैरह भी रहता है उस टाइम पर अपने को. तो मैं टी शर्ट जीन्स वगैरह, अच्छा मेरे जीन्स भी बैगी जीन्स नाम का एक कॉन्सेप्ट था, अभी आप लोग को नहीं मालूम रहेगा. अभी तुम्हारे जीन्स वो लड़कियों वाले हो गए, इससे पेंसिल वाले. वो जीन्स ऐसे लूज वाले जीन्स रहते थे, बैगी जीन्स, टी शर्ट वगैरह. अच्छा टी शर्ट भी अभी आकाश सर को देखते हैं आप लोग, आकाश सर के टी शर्ट कैसे वाइब्रेंट टी शर्ट रहते, तो वैसे टी शर्ट पहन के हम लोग ऑफिस वगैरह में जाते थे. कॉलेज से निकले हुए तो कॉलेज से निकल गए, लेकिन कॉलेज हम में से निकला नहीं था अभी तक. बाल बिल भी ऐसा लंबे लंबे, ऐसा अलग स्टाइल रहता था. तो दिस इज नॉट अलाउड इन ऑफिस. एनवायरमेंट है, आपका पर्टिकुलर जॉब है, डेजिग्नेशन है, वहाँ पर एक तरह का माहौल बनाए रखना ज़रूरी है. वहाँ की एक सैंटिटी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो करना ज़रूरी है, एनर्जी रहती है. तो फिर आई वॉज इन्फॉर्म बाय द HR मैनेजर, बाबा ये सब अलाउड नहीं है, फॉर्मल शर्ट और पैंट रहना ज़रूरी है.
फॉर्मल शूज़ रहने ज़रूरी है। अभी मेरे जूते आप देखेंगे लाल जूते रहते, अलग अलग कलर के जूते रहते, वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलते। सो हम HR हेड है, हम ये सर्कुलर निकाल रहे, तो हमको वो लाइन भी लिखना ज़रूरी है। टू मेंटेन डिसिप्लिन या टू मेंटेन द एनवायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड अ ड्रेस कोड विच हैज़ टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय एवरीवन फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। ऐसा वो भी लिखना पड़ेगा ना, कब से चालू करने का है वो ड्रेस कोड। हो सकता है ड्रेस कोड्स का भी फ्राइडे सैटरडे का अलग ड्रेस कोड होता है, क्वाइट पॉसिबल। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते अपन? जैसे मैं और आकाश सर मंडे टू फ्राइडे हम लोग फॉर्मल्स में रहते हैं, सैटरडे संडे हम लोग जीन्स टी शर्ट वगैरह में आ जाते हैं, तो वी आर फॉलोइंग अ सर्टेन ड्रेस कोड। उतना लिबर्टी अपन दे सकते हैं, तो हमको वो लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर 1 इज अनाउंसिंग दैट वी हैव अ न्यू ड्रेस कोड विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम टुमारो। किसके लिए कर रहे हैं? सो दैट वी मेंटेन द डिसिप्लिन एंड सैनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक वर्क का एनवायरनमेंट बना रहे, इसलिए हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग स्पेशली द फीमेल्स अजीब तरह के कपड़े पहन के आ जाते हैं, वर्क एनवायरनमेंट नहीं रहते उसके वजह से। हो सकता है ऐसा बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। फिर सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल्स, मेन के लिए फॉर्मल शर्ट एंड पैंट, फीमेल्स के लिए मतलब कुर्ती, क्या रहता है ट्रेडिशनल में नहीं रहती दीदी, शादी में तोड़ना जा रहे हैं अपन ट्रेडिशनल कुर्ता, फॉर्मल कुर्ती, फॉर्मल्स और कुर्तीज है ना, बाकी के टाइप के कपड़े अलाउड नहीं है। और फिर लास्ट पैराग्राफ कि बाबा इफ समवन इज फाउंड नॉट फॉलोइंग द ड्रेस कोड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। खत्म, समाप्त हो गया यहाँ पर विषय आपका। इजी है एकदम, समझ में आया है, लिख सकते हैं। चलो प्लीज लिखेंगे फटाफट सब लोग। ऑलमोस्ट सारे के सारे डिटेल्स में दे चुका हूं आप लोगों को, एकदम इजी है, इतना ही बात करना है। What is the announcement about? Why is it about? फिर डिटेल्स, मेन क्या फॉलो करेंगे, फीमेल्स क्या फॉलो करेंगे, एंड फिर जो नहीं फॉलो करेगा हम लोग उनको बाबा एक्शन ले लेंगे। डिटेल्स में एक लाइन और लिख सकते हैं कि ऑन संडेज या ऑन सैटरडेज आप लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल वेयर में आ सकते हो, ऐसा अगर अपने को देना है तो, जरूरी नहीं है। चलो फटाफट फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है हम लोगों को। जितना ज्यादा माइंड क्लियर रहेगा BCR में कि कौन से टॉपिक में क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या भाषा, कौन से वर्ड्स, कौन से सेंटेंसेस यूज करने हैं, उतना फास्ट काम होएगा। पूरा 40 मार्क अगर BCR अटेम्प्ट हो गया मतलब फिर तुम पास है, फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए ऐसा ट्रेनिंग अभी करना पड़ेगा अपने को। चैलेंज है, लेकिन अगर हम लोग ट्रेनिंग अच्छी से करेंगे तो चैलेंज अपन मीट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। डन, यस, वेरी गुड। चलो एक और सर्कुलर लिख लेते अपन, यस और नो? रेडी है सब लोग? जस्ट वन मोर सर्कुलर, मतलब सर्कुलर खत्म। आज लास्ट सेशन है सर्कुलर का, फर्स्ट एंड लास्ट। और इससे ज्यादा आसान क्या करने का है? इससे ज्यादा आसान तो अभी एक ही चीज है, एग्जाम में सर को ले जाओ अपने साथ में, सिंपल है। फिर वो लास्ट है, उसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। एकदम इजी टॉपिक है, फॉर्मेट छोटा सा है, भाषा क्या वापरने की है वो समझ गया हमको। अपने एम्प्लॉइज के लिए लिखना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जब अपने को टॉपिक मालूम है उस टॉपिक से रिलेटेड ही तो लिखना है ना अपने को। यस, बहुत इजी है। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लेक्चर ऑन सर्कुलर्स। वापिस से सर्कुलर करने की जरूरत नहीं है अपने को। फॉर्मेट याद रहना चाहिए, क्या लिखना है कौन से पैराग्राफ में, ये याद रहना चाहिए। इसीलिए नोट्स बना रहे हम लोग। ये नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पर काम में आने वाले हैं। मॉड्यूल खोलने का जरूरत नहीं है, करण सर को फोन करने का, याद करने का जरूरत नहीं है। 1 घंटा अपने नोट्स लेकर बैठना है, बस 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लेकर बैठना है अपने नोट्स को, इनफ हो जाएगा।
मोर देन इनफ हो जाएगा, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन नोट्स उसके लिए अभी बनाने पड़ेंगे अपने को, और अच्छे से सोच समझ कर सब सब्जेक्ट को, टॉपिक को पूरा समझ के, फॉर्मेट जो बोल रहा है एग्जैक्टली वो फॉर्मेट, वही भाषा जो बोल रहा हूँ, जो टिप्स दे रहा हूँ वो टिप्स भी लिख लीजिए। जे काय मी सांगतोय स्वतःच्या भाषेत ते लिहून घ्या तिकडं। एग्जाम वाले दिन मॉड्यूल नहीं खोलेंगे हम लोग, कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे हम लोग, कोई भी लेक्चर नहीं देखेंगे हम लोग, सिर्फ हमारे हैंड रिटन नोट्स खोलने वाले हैं 1 घंटे के लिए। उतना कॉन्फिडेंस हमको आना चाहिए कि बाबा 1 तास माझं इनफ आहे, 1 घंटा मेरे लिए इनफ है बीसीआर, वो भी सर के साथ क्लास में बैठकर जो नोट्स बनाए थे वही पढ़ने हैं, दूसरा कुछ पढ़ के जाना नहीं है। बाकी पूरा टाइम काय का पढ़ाई करना है? लॉ का पढ़ाई करना है। लॉ का पेपर आपका टाइम पर खत्म होगा, पूरा का पूरा आप बीसीआर के लिए 70 मिनट्स निकाल पाओगे, 75 मिनट्स निकाल पाओगे, तो फिर खत्म टॉपिक, फिर तो एग्जामिशन ही मारेंगे हम लोग। इसलिए हम ये बुक बना रहे ताकि लास्ट डे पर हमको क्या करना है उसका क्लैरिटी रहना चाहिए। मॉड्यूल खोलेंगे, अभी खोल के देखो मॉड्यूल समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। आज ही समझ में नहीं आ रहा है जब कोई प्रेशर नहीं है, जिस दिन प्रेशर रहेगा फिर उस दिन क्या समझ में आएगा, बराबर है क्या नहीं? इसलिए वो दिन की तैयारी हम आज कर रहे हैं। बचपन में स्कूल या कॉलेज तो नहीं, कॉलेज में तो तुम गए ही नहीं है। अरे हाँ, तुम लोग तो कॉलेज का मूवी देखा रहेगा तुम लोगों ने, सो सैड। क्या तुम अपने बच्चों को बताएंगे कॉलेज में हमने ये किया वो किया? कुछ है ही नहीं स्टोरी तुम्हारे पास। स्कूल में अपन ने लोअर केजी अपर केजी में स्टोरी सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा, ग्रास हॉपर और एंट का। ग्रास हॉपर समर सीजन में एंजॉय कर रहा था, एंट बेचारा मेहनत कर रहा था, दगड़ उठा के, दगड़ नहीं खाना उठा के लेकर जा रहा था। ग्रास हॉपर बोलता भैया तू क्या पागल है, सन निकला हुआ है, एंजॉय कर, फोटो वीटो खींच, गॉगल ईगल पहन जरा सा अच्छा समर सीजन में। बोलता भैया समर अभी है, खाना बाहर मिल रहा है, जमा कर लेता हूँ, 2 महीने के बाद विंटर आने वाला है, खाना मिलने वाला नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन आने वाला है, प्रकृति मेरे खिलाफ रहने वाली है, उस टाइम पर माइंड और बॉडी काम करने वाला नहीं है। उस दिन की तैयारी आज कर रहा हूं। जिस दिन तुम्हारा पेपर है उस रात की तैयारी आज अपन कर रहे हैं। तो अपन स्मार्ट बनेंगे तो अपनी कहानी भी किसी किताब में छपेंगी, वो भी एंट बनकर, ग्रास हॉपर बनकर नहीं। कैरेक्टर भी आज ही डिसाइड हो रहा है अपना कौन सा कैरेक्टर है, मजाक नहीं कर रहा हूं। आज नोट्स बनेंगे, आज प्रैक्टिस होगा, आज पढ़ाई होगा, तो हम वो एंड बन जाएंगे। हमको एग्जैक्टली पता रहेगा लास्ट दिन पे क्या करना है। बहुत बार ऐसे कोर्सेज में बच्चों को ये नहीं मालूम रहता कि क्या पढ़ाई करके जाऊं। फॉर एग्जाम्पल BCK, क्या पढ़ाई करके जाएंगे? मॉड्यूल खोलेंगे, नोट्स खोलेंगे, तुम्हारे क्लास के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, जो हैंड रिटन नोट्स बनाए थे ना करण सर के साथ रिवीजन में, वो पढ़ के जाएंगे, बस हो गया। कायच करायची गरज नाही, इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करो, BCK का पढ़ाई, वो नोट्स जो हैंड रिटन जो तुमने लिखे, तुम्हारे हाथों से लिखे, उतना पढ़ाई बस है। क्योंकि इकोनॉमिक्स वास्ट है, माइक्रो मैक्रो ये वो ग्राफ बीफ दुनिया भर के कितना अलग अलग चीजें हैं, बराबर है क्या नहीं? उसको टाइम चाहिए अपने को। तो BCK का कॉन्फिडेंस रहेगा, बाबा चिंता मत कर, तेरे को 1 घंटा 2 घंटा दिया तो भी हो जाएगा, तो बाकी वाले को अपन दे सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? माँ को बड़े बेटे का चिंता नहीं रहता है, माँ फिर छोटे बेटे के ऊपर फोकस कर पाती है, क्योंकि वो 6 महीने का है, साल भर का है, उस पर ध्यान दे पाती है। पहले उसको खिलाती है, नहलाती है, सुला देती है। बड़ा वाला मालूम है आधा घंटा भी उसको ध्यान दिया तो उसका काम हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वैसा है, छोटा वाला डेलिकेट है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा केयर ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा चाहिए, तो अपने को बड़े वाले को मजबूत बनाना पड़ेगा, नहीं तो माँ तो बेचारी मर जाएंगी दोनों के बीच में, बराबर है क्या नहीं? समझो बात को, वैसा पढ़ाई करो। चलो लास्ट सर्कुलर लिखेंगे आज का। एज द HR मैनेजर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन HR मैनेजर, ड्राफ्ट अ सर्कुलर फॉर ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ योर कंपनी। ध्यान देंगे यहां पर पहले, इन्फॉर्मिंग अबाउट अ चैरिटी कल्चरल इवेंट। चैरिटी कल्चरल इवेंट, वर्ड को ध्यान से समझने का है।
फक्त कल्चरल इवेंट नहीं है, चैरिटी कल्चरल इवेंट है। मतलब तुम पार्टिसिपेट करेंगे, पैसा देकर पार्टिसिपेट करेंगे, एंट्री फी रहेगा गेम खेलने का, इवेंट का 10, 20, 50, 100 रुपए, 200 रुपए, जो भी पैसा जमा होगा वो किधर जाएगा? चैरिटी में। नोबल कॉज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पैसा खड़ा करने का कोशिश कर रहा है एम्प्लॉयज के थ्रू। इन्फॉर्मिंग अबाउट अ चैरिटी कल्चरल इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ओवर द वीकेंड। डिटेल्स आ गई क्या? कहां पर? इन योर ऑफिस कैंपस। डिटेल्स आ गई यहां पर भी। मेंशन अ फ्यू इवेंट्स, खुद ही बता रहे कुछ थोड़ी इवेंट्स बताओ, ये इवेंट्स डिटेल्स में आएंगे क्या नहीं आएंगे? एंड रिक्वेस्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, रिक्वेस्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये हमारा क्लोजर बन गया क्या नहीं बन गया? खत्म हो गया सर्कुलर। सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई है। दिमाग चलाने का है क्या? नहीं चलाने का है, हाथ चलाने का है। चलाओ, चलो लिखो फटाफट। This is a formal announcement. Yeah, this is official announcement, official information. Yeah, this is to inform all the employees that our organization is arranging, organizing a charitable cultural event the proceeds of which will be donated to a old age home या to an orphanage, full stop। फिर अगले पैराग्राफ में डायरेक्ट डेट, वेन्यू, इवेंट्स, लास्ट पैराग्राफ एक्सपेक्टिंग फुल पार्टिसिपेशन सो दैट वी विल बी एबल टू डू लॉट्स ऑफ चैरिटी। खत्म, सिंपल एकदम। डेट, वेन्यू और कुछ इवेंट्स सेकेंड पैराग्राफ में आ जाएंगे, क्लोजर कर सकते हैं फिर आसानी से। ऐसे ओरली क्वेश्चन सॉल्व करने को आने चाहिए हम लोगों को, लिखने का भी जरूरत नहीं। फिर एकदम क्लियर चाहिए माइंड कि हमको लिखना क्या है कौन से टॉपिक में। कोई भी ऐसा निंजा टेक्निक बोलते हैं ना तुम लोग, निंजा टेक्निक, ऐसा कोई निंजा टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं बीसीआर में, अपन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं भी देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम मीम्स वगैरह। फाउंडेशन क्लियर करने की निंजा टेक्निक यही है। Nobody is practicing BCR the way we are practicing. बीसीके भी लोग सिर्फ सुनते हैं लेक्चर, हमने एक्चुअली लिखा है बीसीके, सुना भी है, रिवाइज भी किया, लिख भी लिया हमने। तो फॉर्मेट भूलना नहीं है, सर्कुलर नंबर, डेट, टाइटल। टाइटल सिंपल है, चैरिटी कल्चरल इवेंट। आपके सेकेंड पैराग्राफ को एकदम इजी कर लीजिए, पूरी डिटेल्स जो है बुलेट पॉइंट्स में बना दीजिए। डेट, वेन्यू, सम इवेंट्स, बस कुछ दूसरा लिखना नहीं है, सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कभी भी हम लोग फॉर्मेट्स का इस्तेमाल, टैबुलर फॉर्मेट्स का, ग्राफ्स का, ये सब जो चीजें इनका इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, फिर इजी इंफॉर्मेशन हो जाता है। राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों इजी होता है, आपको अपना जॉब आसान करना है।
हो गया क्या सब लोगों का? एवरीवन एट द सेंटर्स, जो घर पर बैठे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में, हो गया क्या बच्चा लोग? चलो बताओ फटाफट फटाफट। देखो, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ, हमारे माइंड को ट्रेन करने का, क्या लिखना है, कितना लिखने का है, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में जा सके चीजें, एकदम क्लैरिटी हो आपके पास। आसान हो गया है? मजा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में? सोचो बचपन में आए रहते तो अभी तक तुम्हारा इंग्लिश कैसा हो गया रहता। यही तो बात है, इसीलिए आकाश अग्रवाल क्लासेस इज डिफरेंट। इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिश का टीचर है यहां पर, ठीक है। चलो, आई एंड द सेशन ओवर हियर। हमारा सर्कुलर ये टॉपिक खत्म हो चुका है। पहला टॉपिक फॉर्मल लेटर्स डन, लिखने के साथ, प्रैक्टिस के साथ। दूसरा टॉपिक सर्कुलर डन, फॉर्मेट मालूम है, लिखकर हो गया, प्रैक्टिस हो गया, अपने को मालूम है क्या करने का है। अगर सर्कुलर का रिवीजन करने का है तो मिनट लगेगा 1 या 2, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है हमको। अगर लेटर का रिवीजन करने का है तो 2-3 मिनट लगेंगे सिर्फ। फॉर्मेट देखने का है, सब लेटर्स के नाम देखने का। अच्छा, रिकवरी लेटर क्या भाषा होनी चाहिए, सर ने क्या क्या भाषा बोली थी। ऑर्डर लेटर क्या भाषा होनी चाहिए, क्या क्या लिखने की चीज है। कंप्लेन लेटर क्या भाषा। बस हार्डली 5 मिनट्स में हमारे लेटर का प्रिपरेशन हो जाएगा लास्ट डे पर। सर्कुलर 1-2 मिनट, मेमो 1-2 मिनट, खत्म। पढ़ाई नहीं करने का कुछ भी, हमको कुछ छोड़ना ही नहीं है लास्ट दिन के लिए। क्लासरूम के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो जाकर लॉ अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो जाकर एग्जामिनेशन लाएंगे हमारे सब्जेक्ट में तुम लोग। राइट, आई विल एंड द सेशन। थैंक यू सो मच। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं। बाय बाय, डू टेक केयर।